हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई हम मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, ठीक है, व्याकरण, एनसीईआरटी और भारतीय काव्य शास्त्र के इसमें मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, साथ साथ क्लास होती रहेगी और साथ साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन है अपना हिंदी भाषा और उसका विकास, इससे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। तो कोरवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, लेकिन मारवाड़ी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। खड़ी बोली कोरवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणी को बांगरी भाषा भी कहते हैं। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी, मेवाती, उत्तरी राजस्थानी और मालवी, दक्षिण राजस्थानी आदि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अपभ्रंश से विकसित हिंदी भाषा तथा उनकी बोलियां निम्नवत हैं। तो देखते हैं अपभ्रंश, ठीक है, उसकी उपभाषा, फिर उसकी बोलियां। तो सोर्स यानी अपभ्रंश है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो बोलियां आती है वो है खड़ी बोली आती है भाई पश्चिमी हिंदी में, और खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं। ब्रज भाषा आती है, हरियाणवी या बांगरू आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। ठीक है, राजस्थानी, राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी आती है, मारवाड़ी है जिसका नाम, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिण राजस्थानी मालवी, पहाड़ी कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। ठीक है, उसके बाद अर्धमागधी है, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी उपभाषा आएगी। इसकी बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। मागधी बिहारी वंश की भोजपुरी, मगही, मैथिली है। ठीक है, फिर बंगला, उड़िया, असमिया ये उपभाषाएं रहेंगी। आगे देखते हैं, पेशाची है, इसके अंतर्गत उपभाषा है लहंदा। ठीक है, इसकी बोली पंजाबी रहेगी। ब्राचड़ की सिंधी, मराठी की मराठी भाई। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन रहेगा भाई। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या गारसा दत्त तासी। तो भाई हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसा दत्त तासी रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसा दत्त तासी, इस्तवार दलाल लिटरेचर इंदो या हिंदुस्तानी, तासी इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, ये गारसा दत्त तासी का ही इतिहास ग्रंथ है। इस्तवार दलाल लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी जो फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ तथा तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। इतिहास ग्रंथ देख लेते हैं, उनका प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार भाई। शिव सिंह सरोज 1883 में इसका प्रकाशन हुआ और शिव सिंह सेंगर इसके इतिहासकार रहेंगे। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में इसका प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन इसके इतिहासकार रहेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके इतिहासकार रहेंगे। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तभी आपको ध्यान रखना, काफी बार पेपर में पूछा जाता है और जो नोट होता है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। अक्सर पेपर में घूम फिर के पूछ ही लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग होता था। तो किस भाषा का प्रयोग होता था वीर रस की रचनाओं में। तो पिंगल, बुंदेली, डिंगल या प्राकृत। तो अभी डिंगल भाषा का प्रयोग होता था। उत्तर सी बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या, आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था, जिसमें पुरुष वर्गों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। डिंगल अपभ्रंश परस में राजस्थानी। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
जो डिंगल भाषा ये अपभ्रंश प्लस में राजस्थानी के मेल से बनी है, जबकि आदिकाल में कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। पिंगल बनी है अपभ्रंश प्लस में ब्रज भाषा के मेल से भाई। ठीक है, डिंगल अपभ्रंश प्लस में राजस्थानी के मेल से और पिंगल अपभ्रंश प्लस में ब्रज भाषा के मेल से बनी है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो क्या है? नायिका भेद है। ये साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद रहेगी। व्याख्या में देख लेते हैं। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में प्रकाशित सूरदास की रचना है। इसमें दृष्टिकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और दृष्टिकूट पद क्या होते हैं? क्या होता है दृष्टिकूट? जो दोहरे अर्थ वाली रचनाओं को दृष्टिकूट रचनाएं कहते हैं, ध्यान रखना है। लीलाओं का वर्णन तथा अलंकार और नायिका भेदों का वर्णन भी कूट पद में किया गया है। इस ग्रंथ में सूरदास की वंश परंपरा का भी वर्णन मिलता है साहित्य लहरी में भी। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं देखेंगे तो सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी का प्रकाशन 1550 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो किसे माना है? मंजन को, जायसी को, मुल्ला दाऊद को या कुतुबन को? तो भाई कुतुबन को माना है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि, उनकी रचना और मानने वाले विद्वान देखते हैं सारणी में। प्रस्तोता, रचना, प्रकाशन वर्ष और रचना और कवि। गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने आसाहित को पहला कवि माना है, प्रथम कवि माना सॉरी, और इनकी रचना हंसावली 1370 में ये प्रकाशित हुई थी। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना है। चंदायन की रचना है जो 1379 में प्रकाशित हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को प्रथम कवि माना है। सत्यवती कथा इनकी रचना रहेगी, 1501 में प्रकाशित हुई थी। रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन को प्रथम कवि माना है। मृगावती इनकी रचना जो 1503 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रथम कवि है। ठीक है, और ये इनको मानने वाले हैं, किन्ने? इन्होंने भाई इनको प्रथम कवि माना है प्रेमाख्यान काव्य का। अगला क्वेश्चन है, जे हाल मिसकी मुकुल तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की ये पंक्तियां रहेगी। ये आंसर बिल्कुल सही है। पंक्ति दे रखी और पंक्तिकार दे रखे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जे हाल मिसकी मुकुल तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पंक्ति है। कुटिल के सुदेश पोहो प्राचिताट पिक सद कमल गंध बटासंद हंस गति चलित मंद मंद। ये पृथ्वीराज में से चंद्रबरदाई जी की पंक्ति रहेगी। अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्ना जेत मृत झुकी परत जे ही चितवक एक बार। ये रसलीन की पंक्ति है और अंग दर्पण से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहां से प्रकाशित होती थी? जो कल्पना पत्रिका है कहां से प्रकाशित होती थी भाई? कोलकाता से, त्रिवेंद्रम से, मुंबई से या हैदराबाद से? तो ये हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। डी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना 1949 ईस्वी में हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। यह द्विमासिक पत्रिका थी। इसका संपादन आर्येंद्र शर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रावरे रूप को रीति अनूप नयनो लागत जो जो निहारी किसकी पंक्ति है? तो भाई ये घनानंद की पंक्ति है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार पेपर में ये पूछी गई पंक्तियां हैं। ठीक है, पंक्तियां देख लेते हैं और पंक्तिकार देख लेते हैं। रावरे रूप की रीति अनूप जो जो लागे, ठीक है, निहारी घनानंद की है। फिर ये आ गया भाई, रावरे रूप भरियो, सॉरी ये अलग है। रावरे रूप भरियो अखियान भरियो सु भरियो उन रसो सुदरसो परे। ये देव की पंक्ति है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, देख लेना। कभू मिलबो वह धीरज ही में धर्जो करे। ये बोधा की है। बोधा सेन का बुद्धिसेन नाम था भाई। लोक कविता की वो खेल करी जाने, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। ठाकुर जी की पंक्ति रहेगी। लोगन कविता की वो खेल करी जाने है। अगला क्वेश्चन है, केशव कही न जाई का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समझो मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्ति रहेगी। बी आंसर बिल्कुल सही है। केशव कही ना जाए क्या कहिए तुलसीदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, नव मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रजबाला वृंदावन को रीझी मनहु
भाई माला, तो ये नंदलाल की है, नंददास की आएगी भैया। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, ऊपर नंददास दे रखा है, नंददास है, देखो नंददास की है ये, नंदलाल नहीं है, नंददास की पंक्ति है। आगे है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत ट्रत न टारे, ये सूरदास की पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस समृत भूषण विनुन विराजित कविता विनीता मित, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, केशवदास की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है भाई, मिश्र बंधु 3 भाई थे, तो ये पूछ रखा है इनमें से कौन नहीं है, तो सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, लेकिन कृष्ण बिहारी नहीं है। बी आंसर क्या है, गलत रहेगा। श्याम बिहारी, सुख बिहारी तथा गणेश बिहारी तीनों भाई थे तथा मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास 1913 ईस्वी में लिखा, जिसके 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम संगत है, तो कौन सा युगम संगत है, ठीक है, वो बताना। रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल नहीं, रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, रस रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भाई देखो, रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, बिल्कुल गलत है। रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी की नहीं है। रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित का नहीं है, लेकिन रसक रंजन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही रचना रहेगी, तो अपना डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल यहाँ पे गलत दे रखा, डी आएगा भाई। सभी रचना एवं रचनाकारों का युगम देख लेते हैं। रचना और प्रकाशन वर्ष और रचनाकार, रस विमर्श 1965 में प्रकाशित डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी की रचना है। रस मीमांसा 1949 में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल जी की रहेगी। रस सिद्धांत 1964 में प्रकाशित डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। रसक रंजन 1920 में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। काव्य में रस 1956 ईस्वी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित की रचना रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है, जो असंगत है वो हमें बताना है। ठीक है, बरवे रामायण तुलसीदास, बरवे नायिका भेद रहीम, कृष्ण गीतावली ये सूरदास की नहीं है भाई, विज्ञान गीतावली केशवदास की रचना है। ठीक है, तो सी आंसर अपना गलत रहेगा। रचना प्रकाशन वर्ष और रचनाकार, बरवे रामायण 1573 में 1573 से 1623 ईस्वी के बीच इसकी रचना हुई। तुलसीदास इसके रचनाकार रहेंगे। बरवे नायिका भेद 1610 से 1615 में इसका प्रकाशन हुआ। रहीमदास इसके रचनाकार है। कृष्ण गीतावली 1586 से 1603 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, तुलसीदास इसके रचनाकार रहेंगे। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में प्रकाशन, सूरदास जी रचनाकार है। विज्ञान गीता 1610 केशवदास इसके रचनाकार रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है, फिर असंगत आ गया भाई, कौन सा असंगत है। माधवी, द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी, अज्ञे, मृदुला गर्ग, एक और अजनबी। तो माधवी दूरनाथ सिंह जी की रचना नहीं है, ए आंसर बिल्कुल गलत है भाई। प्रकाशन रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार और उसकी विधा, माधवी 1955 में प्रकाशित है, भीषम साहनी की रचनाकार रहेंगे और किस विधा में है, नाटक विधा में है माधवी। द्रौपदी 1972 में प्रकाशन हुआ, सुरेंद्र वर्मा इसके रचनाकार है, ये भी एक नाटक विधा में है द्रौपदी। उत्तर प्रियदर्शी 1967 ईस्वी में अज्ञे जी इसके रचनाकार रहेंगे, ये क्या है, गीति नाट्य है। एक और अजनबी 1998 ईस्वी इसका प्रकाशन, मृदुला गर्ग इसकी रचनाकार है, ये भी क्या है, एक नाटक है, एक और अजनबी। यम गाथा 2000 ईस्वी में प्रकाशन, दूधनाथ सिंह इसके रचनाकार रहेंगे, विधा इसकी नाटक रहेगी। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं देख लेते हैं भाई। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा है। ठीक है भाई, नई कहानी आंदोलन के साथ कौन सा कहानीकार नहीं जुड़ा है। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव जुड़े, लेकिन ज्ञान रंजन जी नहीं जुड़े नई कहानी से। ठीक है, सी आंसर अपना सही रहेगा। नई कहानी आंदोलन 1955-56 के लगभग चला। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव इसके प्रमुख नायक थे, जबकि ए कहानी आंदोलन 1960 से 1962 के आसपास चला। इसके प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल थे, काफी बार पेपर में पूछा गया है भाई, ए कहानी के प्रवर्तक कौन है, तो डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी रहेंगे। ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है भाई।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में भी? जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, प्रति परिकथा या आधा गांव? तो गंगोली गांव भाई आधा गांव उपन्यास के केंद्र में। डी आंसर अपना सही रहेगा। देख लेते हैं व्याख्या में। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार, संबंधित स्थान। आधा गांव 1966 ईस्वी में प्रकाशन। उपन्यासकार रहेंगे इसके राही मासूम रजा। गंगोली गांव इससे संबंधित है। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी, रामदर्श मिश्र पांडे पूर्वा गांव से संबंधित है ये। अलग अलग वैतरणी 1967, शिव प्रसाद सिंह इसके लेखक रहेंगे। केरता गांव से संबंधित है ये। प्रति परिकथा 1957 में प्रकाशित, फणीश्वर नाथ रेणु इसके रचनाकार हैं। प्राणपुर गांव से ये संबंधित रचना है। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो किस समस्या पर आधारित है भाई? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या सांप्रदायिकता? तो ये जातिवाद से संबंधित है कोर्ट मार्शल। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है, यह चित्रण किया गया है। विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है? तो किस सप्तक में संग्रहित है? तीसरे सप्तक में संग्रहित है विजय देवनारायण की कविताएं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कवि, जन्म मृत्यु। ठीक है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 1911 में इनका जन्म हुआ। देवरिया गांव था। रामविलास शर्मा 1912 में जन्म हुआ, 2000 में मृत्यु हुई। उन्नाव इनका जन्म स्थान है। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 में इनका जन्म हुआ, 1964 में मृत्यु। ग्वालियर इनका जन्म स्थान रहेगा। प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 में इनका जन्म हुआ, 1991 में मृत्यु। ग्वालियर इनका जन्म स्थान है। नेमी चंद्र जैन 1918 में जन्म, आगरा में। गिरजा कुमार माथुर 1918 में जन्म, 1994 में मृत्यु, मध्य प्रदेश में। भारत भूषण अग्रवाल 1919 में इनका जन्म, 1975 में मृत्यु, मथुरा में। दूसरे शतक के कवि देख लेते हैं। दूसरे शतक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। कवि, जन्म मृत्यु, ठीक है, और जन्म स्थान इनका। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे शतक में आते हैं भी। 1911 में इनका जन्म हुआ, 1993 में मृत्यु, देहरादून में। देहरादून इनका जन्म स्थान है। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में इनका जन्म, 1985 में मृत्यु, होशंगाबाद इनका जन्म स्थान रहेगा। सुकुन माथुर 1922 में जन्म हुआ, दिल्ली इनका जन्म स्थान है। हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 में जन्म है, मध्य प्रदेश में। नरेश मेहता 1924 में जन्म, गुजरात में। धर्मवीर भारती 1926 में जन्म, 1997 में मृत्यु, इलाहाबाद में। रघुवीर साहे 1929 में जन्म, 1990 में मृत्यु, लखनऊ में इनका जन्म स्थान है। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कवि, जन्म मृत्यु और जन्म स्थान इनका। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 में, रायबरेली। मदन वात्स्यायन 1922 में जन्म। विजय देवनारायण शाही 1924 में जन्म, 1982 में मृत्यु, काशी में जन्म हुआ। कुंवर नारायण 1927 में इनका जन्म हुआ, फैजाबाद में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में जन्म, 1983 में मृत्यु, बस्ती में। केदारनाथ सिंह 1932 में इनका जन्म हुआ। कीर्ति चौधरी 1935 में जन्म हुआ, कहां पर? उन्नाव में। चौथा सप्तक 1979 में। संकलित कवियों का विवरण, कवि, जन्म मृत्यु और जन्म स्थान। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर। ठीक है, नोट में देख लेते हैं। चारों सप्तकों के संपादक सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। सप्तक 7 कवियों का संकलन होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो अभी कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है ये बताना। आधा गांव तो है, सूखा बरगद भी है, झूठा सच भी है, लेकिन आखिरी कलाम जो है ये विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है। बी आंसर अपना सही रहेगा। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार और उसकी विषय वस्तु देख लेते हैं। आधा गांव 1966 में प्रकाशित है। उपन्यासकार इनके राही मासूम रजा। भारत विभाजन पर है आधारित। सूखा बरगद 1986 में प्रकाशित, मंजूर एहतेशाम जी का उपन्यास है ये, भारत विभाजन पर आधारित है। झूठा सच 1958 यशपाल का है, भारत विभाजन पर आधारित है ये भी। आखिरी कलाम 2003 में प्रकाशित है, दूधनाथ सिंह का उपन्यास है, ये बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है।
अगला क्वेश्चन है छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? तो किसका है? नामवर सिंह का, विजय देव नारायण शाही का है। आगे देखते हैं भाई, डॉक्टर देवराज का है या देवराज उपाध्याय का है? तो डॉक्टर देवराज जी का ये रहेगा भाई छायावाद का पतन। अब ग्रंथ और आलोचना, ये आलोचना है भाई, आलोचना ग्रंथ है ये। प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं इनके और इनके गद्यकार देख लेते हैं। छायावाद का पतन 1948 ईस्वी, डॉक्टर देवराज जी का है। छायावाद 1955, नामवर सिंह का। रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951, डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है। जायसी 1983 ईस्वी, विजय देव नारायण शाही जी का आलोचना ग्रंथ रहेगा। अगला क्वेश्चन है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय किसकी रचना? धर्मवीर भारती की रचना रहेगी भाई, ये आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय 1950 ईस्वी में प्रकाशित है। पश्यंती 1969 में, कहनी अनकहनी 1970 में, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में, सब सदिता 1677 में, मानव मूल्य और साहित्य 1960 में प्रकाशित है भाई धर्मवीर भारती की। ये 1967 आएगा, 77 आएगा भाई, 66 नहीं, 1677 नहीं, 1900 आएगा। अगला निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह चीड़ों पर चांदनी 1964 में, हर बारिश में 1970 में, शब्द और स्मृति 1976 में, कला का जोखिम 1981 में, ढलान से उतरते हुए 1985 में, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 में, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2000 ईस्वी में। शरद जोशी के निबंध संग्रह यथासंभव जीप पर सवार इलिया 1971 में प्रकाशित है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसी बहाने 1971 में, रहा किनारे बैठ 1972 में, तिलस 1973 में, दूसरे स्तर 1975 में, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी में प्रकाशित है भैया। आगे के निबंध संग्रह त्रिशंकु 1945 में प्रकाशित है। सब रंग और कुछ राग 1956 में, आत्मनेपद 1960 में, आलवाल 1971 में, भवंती 1972 में, लिखी कागद कोरे 1972 में, अंतरा 1975 में, अध्यात्म 77 में, स्तोत्र और सेतु 1978 में, युग संधियों पर 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984 ईस्वी, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति चंदा 1989, संयंत्र 1978 ईस्वी में प्रकाशित है भाई। काव्य शास्त्र एवं आलोचना देख लेते हैं। अब इनसे क्वेश्चन हम करेंगे काव्य शास्त्र से और आलोचना से भी देख लेते हैं। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? ठीक है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ, बृहस्पति नीति सार। तो अष्टाध्यायी, ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। पाणिनि का भाषा या ध्वनि को एक रूपता प्रदान करने वाला ग्रंथ अष्टाध्यायी 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है। आगे है पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका और पतंजलि का महाभाष्य तीनों ने मिलकर व्याकरण को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाया है। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र, कारक, संक्षिप्तता, शब्द व्युत्पत्ति, पद विभाग, वर्ण विकार इत्यादि वर्णन है। इसमें लगभग 4000 सूत्र है। आगे देखते हैं। एक मिनट भाई, यहाँ से नहीं, ये आगे चलेगा, इधर ही से है, रुको एक मिनट। तो भाई अगला क्वेश्चन है तथ्य विविधा पर शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? तो किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय, पद, धातु या उपसर्ग। तो भाई पद का क्या है? योगदान नहीं होता शब्द रचना में। व्याख्या प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इत्यादि के योग से शब्द का निर्माण होता है, जबकि शब्द के संघात से पद का निर्माण होता है। अतः शब्दों से पद बनता है, न कि पदों से शब्द बनते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो बचपन, लड़के, मातृत्व या एकता। तो लड़के में क्या है? रूप साधक प्रत्यय रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। लड़के शब्द में, लड़के शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध होता है, अतः लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। बचपन, मातृत्व, एकता शब्द भाववाच्य है, अतः इन शब्दों में भाव साध्य प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है भाई? श्यामा सपन, माँ सती मैया का चोरा और सोना माटी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार।
श्यामा सौपन 1888 में प्रकाशित जगमोहन सिंह जी का उपन्यास है। माँ 1929 में प्रकाशित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है भाई उपन्यास। सती मैया का चोरा 1959 में प्रकाशित भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यासकार है। सोना माटी 1983 में प्रकाशित विवेकी रॉय का उपन्यास रहेगा भाई। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सुखमय जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और जोक, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या यहाँ पे देख लेंगे, कहानी दे रखी है, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। ममता 1929 ईस्वी प्रकाशन, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। गूंगे 1945 प्रकाशन वर्ष है, रागे राघव इसके कहानीकार रहेंगे। जिंदगी और जोक 1958 ईस्वी में प्रकाशित, अमरकांत का कहानी रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। श्री शारदा, प्रतीक, आनंद कादम्बनी, सरस्वती, डी आंसर सही रहेगा। पहले आनंद कादम्बनी आएगी, फिर सरस्वती आएगी, फिर श्री शारदा, फिर प्रतीक आएगी। देख लेते हैं व्याख्या में। पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, संपादक और प्रकाश और सतान। आनंद कादम्बनी 1881 में प्रकाशित, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी इसके संपादक रहेंगे। यह मासिक पत्रिका थी और मिर्जापुर से निकलती थी भाई। सरस्वती 1900 ईस्वी में प्रकाशित, चिंतामणि घोष इसके प्रथम संपादक थे। मासिक थी ये और काशी से निकलती थी। श्री शारदा 1916 इसका प्रकाशन वर्ष है। नर्मदा प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे। प्रत्येक 1947 ईस्वी, अज्ञे जी इसके संपादक थे। द्विमासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से निकलती थी। नोट, सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे और 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक रहे थे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य संग्रह के प्रकाशन का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथि वीणा, पल्लव गुंजन, ग्रंथि वीणा, पल्लव गुंजन, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेंगे भाई इनका प्रकाशन वर्ष। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। 1900 में इनका जन्म हुआ, 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनके सभी काव्य संग्रह है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख लेते हैं। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्रामना 1940, श्रवण किरण 1947, श्रवण किरण 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा सत्यकाम 1975। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या और झूठा सच, ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यशपाल जी का जन्म 1903 में हुआ था, मृत्यु 1976 में हुई थी भाई। ठीक है, उपन्यासों का क्रम देख लेते हैं। दादा कॉमरेड 1941 में, देशद्रोही 1943 में, दिव्या 1945 में, पार्टी कॉमरेड 1946 में, मनुष्य के रूप 1949 में, अमिता 1956 में, झूठा सच भाग 1 1958 में प्रकाशित, भाग 2 1960 में प्रकाशित, 12 घंटे 1962 में, अप्सरा का श्राप 1965 में, क्यों फंसे 1968 में, मेरी तेरी उसकी बात 1974 में। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो देखते हैं भाई इनका सही अनुक्रम क्या होगा। व्याख्या में ही देख लेते हैं। सी अनुक्रम बिल्कुल सही है। शिव शंभू के चिट्ठे, रसक रंजन, श्रृंखला की कड़िया, फिर कल्पलता। निबंध, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 1905 में प्रकाशित है। बाल मुकुंद गुप्त इसके निबंधकार रहेंगे। रसक रंजन 1920 में प्रकाशित, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके निबंधकार है। श्रृंखला की कड़ी 1942 में प्रकाशित, महादेव वर्मा इसकी निबंधकार रहेंगी। कल्पलता 1950 में प्रकाशित, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके निबंधकार रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से अज्ञे के निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो अज्ञे जी के है भैया सारे के सारे। ठीक है, इतेलम, हरिघास पर सनबर, कितनी नाव में कितनी बार और सागर मुद्रा, डी आंसर सही है। व्याख्या में देख लेते हैं अच्छे प्रकार से। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के काव्य संग्रह का अनुक्रम, बगनदूत 1933 में, चिंता 1942 में, तेलम 1946 में, हरिघास पर सनबर 1949 में, बावरा हेरी 1954 में, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनेले सेवाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973, महावृक्ष के नीचे 1970,
नदी की बाग छाया में 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। तो भाई हम सीधा इसको व्याख्या में ही देख लेंगे, क्योंकि काफी लंबी क्लास बनेगी। ठीक है, 30 मिनट की तो हो गई है। पंक्ति और भाषा, भाई पंक्तियां फिर उधर देखनी पड़ेगी। रुको भाई, ये रहा। जसुमती हरि पालने झुलावे, तो ये ब्रज भाषा की है। 1 का 3। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 का 3 दो में है, ए में और इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पूज लघु बयम सुहावा, तो ये अवधि भाषा में है। B का 5, तो B का 5 भाई एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की, तो ये डिंगल भाषा में है। C का 1, दखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, तो ये दखनी भाषा में है। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से अच्छे प्रकार से इसको देख सकते हैं। और मैथिली भाषा में खने खने नैन कोन अनुसरई, खने खने बसंत धूली तनु भरई, ये मैथिली भाषा में है ये रचना, पंक्तियां। निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित करना। तो आयुल क्या है, अपभ्रंश से है। 1 का 3 हो गया। आयल भोजपुरी से रहेगा। B का 5, तो 3 और 5 मिला लेते हैं। पहले 3 और 5 बस दो ही बी ऑप्शन में है। आगे देख लेते हैं। आवा अवधि का है। ठीक है, C का 1 हो गया भाई। ठीक है, C का 1 ये रहा। और आयो ये ब्रज का है। ठीक है, तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। क्रिया रचना और भाषा, आई विल अपभ्रंश, आइल भोजपुरी, आवा अवधि, आयो ब्रज। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना, भाई ये साथ में एक बार में ही मिला लेते हैं। काव्य ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और काव्यकार। सतरंगिनी 1945 में प्रकाशन हुआ, हरिवंश राय बच्चन इसके काव्यकार रहेंगे। सतरंगे पंखों वाली 1959 में प्रकाशन, नागार्जुन जी इसके काव्यकार है। अणिमा 1943 में प्रकाशित, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसके रचनाकार रहेंगे। चिदम्बरा सॉरी रितंबरा 1957 केदारनाथ मिश्र प्रभात की है। कुमकुम 1939 बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना, काफी महत्वपूर्ण रचना है भैया। आगे देखते हैं। ये सुमेलित वाले जितने भी हैं हम व्याख्या में ही करेंगे सारे के सारे। ठीक है, पंक्ति, अलंकार और परिभाषा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, काफी बार पेपर में पूछा गया है। मुख नहीं चंद्रमा है, अपहुंती अलंकार है इसमें। परिभाषा क्या है अपहुंती अलंकार की, जहां प्रस्तुत या उपमेय का प्रतिरोध करके अप्रस्तुत या उपमान की स्थापना की जाए। मुख तो चंद्र ही है, ये रूपक है, जहां उपमेय में उपमान का आरोपण हो। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, ये भ्रांतिमान है, समानता के कारण उपमेय की उपमान मान लेना। मुख है कि चांद, इसमें संदेह हो रहा है, साम्य के कारण संशय या अनिश्चितता का होना। मुख मानो चांद, ये उत्प्रेक्षा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। अगला है उपन्यास दे रखे हैं, इनके लेखकों का क्या है सुमेलित करना, साथ में ही कर लेंगे व्याख्या में भाई। ठीक है, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। तमस 1973 में प्रकाशित है, विषम सहानी जी उपन्यासकार रहेंगे। पीली आंधी 1996 में प्रकाशित है, प्रभा खेतान जी इसकी रचनाकार रहेंगी। अंधेरे बंद कमरे में 1961 में प्रकाशित, मोहन राकेश इसके रचनाकार रहेंगे। नीला चांद 1988 में शिव प्रसाद सिंह का है। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में धर्मवीर भारती जी का है। ये निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो व्याख्या में ही देख लेंगे। ठीक है, एक बार में हम पंक्तियां नहीं भी, पंक्तियां नहीं देखी जा सकती, पंक्तियां तो हमें वहीं जाकर देखनी पड़ेगी। ठीक है, दूत झरो जगत के जीर्ण पत्र, तो जीर्ण पत्र पंत जी का है। ठीक है, 1 का 3, तो 1 का 3 किस में है देखते हैं भाई। 1 का 3 दो में है, इसमें और इसमें। ठीक है, फिर देखो ये दो मिलते हैं तो एक तो वैसे ही मिल गया। अब 3 और 5 देख लेते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। ठीक है, तो ये
किसका है? मुक्तिबोध जी का रहेगा। सी का 5। आगे प्रियवंत केस कंबली गुफा गए, ये भाई आगे जी का है। ठीक है, सी का 5, डी का 4। देखो सी का 4, डी का 5 आएगा भाई, सॉरी डी का 5, सी का 5 और डी का 4 आएगा। आगे की है ये केस कमली वाला। ठीक है, देखो आगे की है, यहाँ पे वहां पे गलत दे रखा है। आगे यहाँ पे पंक्ति देख लेते हैं। स्वानों को मिलता दूध बात बच्चे भूखे कुलाते, रामदास सिंह दिनकर की है। माँ की हड्डी से ठिठुर चिपकते, जाड़े की रात बिताते हैं। संधि, और ये तो साथ में ही देख लेंगे यहाँ पे। निरोग, नी प्लस में रोग, विसर्ग संधि का उदाहरण है। दीर्घाकार, दीर्घ प्लस में आकार, दीर्घ संधि का है। सदाचार, सत्य प्लस में आचार, व्यंजन संधि का है। कि भाई व्यंजन, और जहां व्यंजन का स्वर से मेल होता तो वहां भी व्यंजन संधि होती है। प्रत्येक, प्रति प्लस में एक, यण संधि है। सदैव, सदा प्लस में वृद्धि संधि रहेगी। ठीक है, और जिस बच्चे को अगर आपको उसकी क्लास देखनी है हिंदी व्याकरण की, तो मैंने एचटेट वाली क्लास डाल रखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। 6 चैप्टर मैंने उसमें अच्छी प्रकार से करवाया, उसमें समास संधि सभी आई हुई हैं। ठीक है, काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है, इनको भी हम साथ में ही देखते हैं काव्य लक्षणों को। काव्य लक्षण है और आचार्य दे रखे हैं। शब्दार्थो साहित्य काव्यम भावमा का है। तदतो पुण्य क्वापी, ये मम्मट जी का रहेगा। वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ जी का है। रमणीयात प्रतिपादक काव्यम जगन्नाथ जी का है। काव्यात्मा ध्वनि आनंद वर्धन जी का रहेगा। आगे है भाई अवतरण दे रखा है, उसको पढ़ के हमें 39 से 43 तक के क्वेश्चनों का करने हैं भाई क्वेश्चन। लोक में फैली हुई दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला जो शक्ति में रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरोधों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है। किसी कोट पतलून हेड वाले को धारा प्रवाह संस्कृत बोलते अथवा किसी पंडित वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी में प्रगल्भ वक्ता देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है, उसकी तह में भी सामंजस्य का यही सौंदर्य समझना चाहिए। भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मधुरता सामंजस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य का यह उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म और मंगल की यह ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाड़ती हुई फूटती है, जिससे इससे एक मिनट भाई, इससे हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, कलेश इत्यादि भी रखता है। रोष, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है। यदि किसी और उन्मुख ज्वलंत रोष है तो उसके और सब करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी और ध्वंस और हाहाकार है तो और सब लोर सहगामी रक्षा और कल्याण है। व्यास ने भी अपने जय काव्य, व्यास का कौन सी रचना, जय काव्य में अधर्म के प्रभाव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किस में है? तो विरोधी भाव के सामंजस्य में कर्म क्षेत्र का सौंदर्य रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, सूटधारी के संस्कृत बोलने पर क्या प्रतिक्रिया मन में उठती है? उसका संस्कृत प्रेम मन को छू जाता है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। विध्वंस और अत्याचारी के सहगामी भाव क्या हो सकते हैं? तो रक्षा और मंगल का भाव हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आनंद कला के विकास से लेखक का क्या तात्पर्य है? जीवन में सरसता और कोमलता पैदा करना। आगे है अगला क्वेश्चन है, इस गद्य अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो क्या विरोधों के सामंजस्य का सौंदर्य भाई। कथोपकथन, फिर प्रश्न संख्या 44 से 50 तक की दी गई स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है भाई। तो देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेट से लेके एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी तक भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट का पेपर हो, चाहे ईएमआरएस का है, एस्टेट का है, केवीएस का है, एनवीएस का है, ठीक है, डीएस ट्रिपल एसबी का, किसी का भी पेपर हो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरता
कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। बिल्कुल सही है। सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों ही सही है। आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल गलत है। गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति आकर्षण नहीं बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। दोनों ही गलत है, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व सम्मान है। बिल्कुल सही है। भक्ति और प्रेम सब के परित्याग से संभव है, ये दोनों ही सही है। तो ए और आर दोनों सही है, डी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना 1, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरही है। देखो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आर जो है ये गलत है। ए सही और आर गलत, तो ए ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त होते हैं। बिल्कुल सही है। रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित है। बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वेने समाये। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों ही सही रहेंगे। व्याख्या में देख लेते हैं, जब व्यक्ति किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम करता तब वह उसमें किसी अन्य का आक्षेप स्वीकार नहीं करता, इसलिए वहां पर व्यक्तिगत या अपनत्व की भावना का जन्म होता है जो मनुष्य को सीमाओं में सीमित कर देता है। स्थापना देख लेते हैं, जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है। सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं। तो ए और आर दोनों बिल्कुल सही रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल सही है भाई। जिस ज्ञान से मानवता का पतन होता है वह कोल्हू के समान सीमित दायरे में रहकर अनिष्टकारक हो जाता है। सच्चा ज्ञान मनुष्यता मानव को उच्चतम स्तर तक ले जाता है। भाई इसी के साथ आज के अपने प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई, ठीक है। और आपको इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।